नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजन सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ ऑप्शनल पेपर। फोर्थ ऑप्शनल पेपर आपका क्या है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वह है आपका पर्यावरणीय शिक्षा में समस्या समाधान विधि की विशेषताएं। तो पिछले वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल एजुकेशन के डिफरेंट मतलब विभिन्न विधियों के बारे में आपको बताया था। उसमें आपने देखा था कि वो जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। तो उसमें आप देख सकते हैं, जैसे उसमें था एक आपका लेक्चर मेथड था, प्रोजेक्ट मेथड था, है ना, प्रोजेक्ट मेथड और डिस्कशन मेथड, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, फील्ड मेथड, तो बहुत सारे मेथड्स के बारे में हमने बताया था। आपसे एग्जाम में किसी एक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, तो हम यहाँ पे समस्या समाधान, क्योंकि पिछले आपके जो मतलब पीवाईक्यू है उसमें हमने देखा कि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने इस पे वीडियो बना बना दिया है। और आपको क्या करना है कि जितने भी मेथड्स हैं उन सभी मेथड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में खुद से पीडीएफ मतलब नोट्स बना लेना है। आप इसको इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आपको बनाना है। अगर जरूरत पड़ी आप नहीं बना पाएंगे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा, हम जरूर उस पर वीडियो बना देंगे। तो आपके लिए, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो फिर हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग-अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो जिस भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक का वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, और उनका पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको मिलेगा। तो इन सारी जगहों पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और उसका बेनिफिट लीजिए। वहाँ पे जो भी बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो आपस में डिस्कशन वगैरह भी करते रहते हैं। तो डिस्कशन करने से क्या होता है कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है, तो वहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाता है। तो आप सारी जगहों पे जरूर जुड़िए और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कि यूपी बीएड 2026 है ना, यूपी बीएड 2026 की भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, जिसमें हम दो सब्जेक्ट ले रहे हैं। दो सब्जेक्ट का पीवाईक्यू है एक्चुअली। पीवाईक्यू आपका एक तो है सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान, और दूसरा आपका हिंदी, ठीक है। तो हिंदी और सामान्य ज्ञान का पीवाईक्यू जो आपके पिछले 12 साल के जो पेपर है, उनसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का हल आपको मतलब करवाया जा रहा है, उसका वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आपके किसी दोस्त या मतलब फैमिली मेंबर्स या किसी को भी जरूरत है, नीड है, तो आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर रिकमेंड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको बीएड एडमिशन से लेके आपकी 2 साल का जो बीएड है, ठीक है, इसको कंप्लीट करने तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। इवन 2 साल ही नहीं, इसके बाद फिर हम अभी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं यूपी टेट, है ना, और बाकी आपका सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, तो इन सभी की क्लासेस भी प्रिपरेशन के लिए, जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, उसके लिए भी हम क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। टीचर वगैरह हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये सारा काम हो जाएगा तो आपको इस चैनल पे सारी चीजें मिलेंगी। मतलब आपको टीचिंग करियर अगर बनाना है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ के आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, देना था आपको, बाकी हम अपने लेक्चर पे आते हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है समस्या समाधान विधि की विशेषता है, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका परिचय क्या है, परिचय के बारे में देखते हैं। इसके बाद फिर हम और सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिए, समस्या समाधान विधि एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शिक्षण विधि है। इसमें छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता नहीं होते, बल्कि वे वास्तविक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हुए सक्रिय रूप से समाधान खोजते हैं। होता क्या है कि समस्या समाधान विधि में आपको, जो भी छात्र होते हैं, छात्रों को एक इन्वायरमेंटल, कोई भी एक इन्वायरमेंटल इशू दे दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि आप इसका सोल्यूशन खुद स्वयं ढूंढिए। तो जब आपको किसी भी मतलब इस तरह का कोई भी इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उसको दे दिया गया आपको कि इसका सोल्यूशन आपको खोजना है, तो आप उसपे क्या करते हैं, आप उस पे रिसर्च करते हैं, है ना, साइंटिफिकली आप उस पे सोचते हैं, आप उस पे विचार करते हैं, उस पर बहुत वर्क करते हैं, और वर्क करने से आप करके आप क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं।
जब आप सोल्यूशन फाइंड करते हैं ना, तो जो भी वर्क आपने किया है उस सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो आप उसमें बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने से आपका जो नॉलेज है ना, वो बढ़ता है। तो नॉलेज बढ़ता है, तो कुल मिला के जो समस्या समाधान विधि है, इसमें क्या होता है कि जो लर्नर होते हैं, जो श्रोता मतलब छात्र होते हैं, वो विद्यार्थी वो निष्क्रिय श्रोता नहीं होते, बल्कि वो एक्टिवली इस पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज अ साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक टीचिंग मेथड। इन दिस स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट पैसिव लर्नर्स, दे एक्टिवली फाइंड सॉल्यूशन व्हाइल फेसिंग रियल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। मतलब इसमें क्या है, जो आपके रियल एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, जो इश्यूज है, उसका सॉल्यूशन स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्टिवली फाइंड करते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी इसका अर्थ क्या है, समस्या समाधान विधि का। इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। देखिए, समस्या समाधान का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसकी मीनिंग की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक चुनौतीपूर्ण स्थिति प्रस्तुत की जाती है। मतलब आपको जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो वो एक चुनौती ही है ना, एक चैलेंज दिया जाता है आपसे, और छात्र अपने पूर्व ज्ञान, तर्क और अनुसंधान का उपयोग करके उसका हल निकालते हैं। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस वेयर अ चैलेंजिंग सिचुएशन इज प्रेजेंटेड एंड स्टूडेंट फाइंड इट्स सॉल्यूशन यूजिंग देयर प्रायर नॉलेज, रीजनिंग एंड रिसर्च। छात्र क्या करते हैं कि अपने पूर्व ज्ञान और रिसर्च, अनुसंधान, तर्क वगैरह की का उपयोग करके जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, जो भी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए दिया गया है, तो आप उस पे काम करते हैं। ये आपकी मीनिंग होगा इसका, समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की मीनिंग की बात की हमने। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा से क्या संबंध है। ठीक है, किसका, आपका समस्या समाधान विधि का। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षा से क्या संबंध है इसका। तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा क्या है कि पर्यावरण शिक्षा का मूल ही समस्याओं जैसे प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग को समझना और सुलझाना है। जब हम पर्यावरण शिक्षा की बात करते हैं, तो पर्यावरण शिक्षा में हम क्या करते हैं, हम मेन तो जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं ना, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। अब जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या है, तो भाई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तो यही है ना, एक तो क्या है आपका पोल्यूशन है, ठीक है, दूसरा आपका जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करिए, तो ये सारी चीजें ही इसमें है, और इसमें मतलब ये जो विधि है ना, इस विषय के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो द कोर ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक pollution, global warming. Therefore, this method is considered most suitable for this subject. क्योंकि हम इस विधि में समस्याओं को हल करना सीखते हैं या समस्याओं को हल करते हैं, इसलिए यह विधि इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए सबसे परफेक्ट है। इसलिए ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, और मे भी हो सकता है फिर से पूछ ले। तो आप अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है आपके बीएड एग्जाम में, तो आप अपने जो भी आपको उत्तर लिखना है वो सही से उत्तर लिख के आएंगे, और अच्छा नंबर आप इसमें ला सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इस विधि के क्या-क्या चरण हैं, उन चरणों के बारे में बात करेंगे, स्टेप्स। तो एक व्यवस्थित समस्या समाधान के लिए निम्नलिखित वैज्ञानिक चरणों का पालन किया जाता है। कौन-कौन से चरण हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है आपका, पहला नंबर है समस्याओं का चयन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, समस्याओं का चयन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, समस्याओं का प्रस्तुतिकरण, उनका प्रेजेंटेशन करेंगे। फिर अ, तथ्यों का संग्रह, डाटा कलेक्शन करेंगे। जो भी हमें समस्या दिखी है उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसका जो डाटा है उसको हम इकट्ठा करेंगे। और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मतलब परिकल्पना निर्माण, हम उसके बारे में सोचते हैं। एक हम क्या करते हैं, एक थॉट्स क्रिएट करते हैं कि हाँ ये समस्या है, तो इसके बारे में हमें मतलब इसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको हम दिमाग में सोचते हैं, तुरंत ही प्रैक्टिकल नहीं करने लगेंगे। हम पहले उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, गहन चिंतन करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, परीक्षण करते हैं, और फिर फाइनली हमें क्या मिलता है, इसका निष्कर्ष मिलता है। तो समस्या समाधान के लिए हम क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे 5 टॉपिक के बारे में बात की।
एक एक टॉपिक के बारे में देख लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें हम जब हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं तो हम किसका सिलेक्शन करते हैं, स्थानीय पर्यावरण जो मुद्दे हैं उनको उनका क्या करते हैं, उनका पहचान करते हैं। समस्या प्रस्तुतिकरण के जो भी समस्या हमको मिली है, जो भी दिखी है समस्या, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि हाँ ये समस्या एक्चुअली है क्या। ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद फिर क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, साक्षात्कार या इंटरनेट के माध्यम से जानकारियां इकट्ठा करते हैं उसके बारे में, जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारियां इंटरनेट के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से या सर्वे करके तमाम जानकारियां हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, संभावित समाधानों का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, वही बात हमने बोला कि जब हम सारी चीजें कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, क्या करने से इसका हल मिलेगा, इसके बारे में हम सोचते हैं, वही परिकल्पना करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब परिकल्पना कर लेते हैं तो समाधान को लागू करना और परिणाम देखना। फिर हम क्या करते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा, इसके बारे में जब हम सोच लेते हैं तब हम उस पर वर्क करते हैं, समाधान को लागू करते हैं, और लागू करने के बाद फिर अब क्या रिजल्ट मिला उसको भी हम एनालिसिस उसको एनालाइज करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्विंग द रिजल्ट। ठीक, अब आगे बात करेंगे कि समस्या समाधान विधि की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसके बारे में जरा हम समझेंगे कि अभी तक हमने देखा कि क्या स्टेप फॉलो करेंगे, अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी समस्या समाधान विधि की। तो प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ये क्या है, आपका साइंटिफिक अप्रोच रखता है, मतलब यह विधि छात्रों में तर्क मतलब रीजनिंग और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करता है। दिस मेथड डेवलप्स रीजनिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करता है छात्रों के अंदर, कौन, समस्या समाधान विधि। दूसरा एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब जो भी छात्र होते हैं इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स आर द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, मतलब इसमें जो छात्र होते हैं वही क्या होते हैं, केंद्र में रहते हैं। प्रैक्टिकलिटी मतलब व्यवहारिकता की बात करें तो यह किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ती है। जब हम मतलब पहले चीजों को इकट्ठा करते हैं ना तो हम कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ते हैं। जब किताबें पढ़ते हैं तो उससे उन किताबों से जो भी हमको नॉलेज मिलती है, जो भी ज्ञान मिलता है उसको हम वास्तविक जीवन से या वास्तविक समस्या से कोरिलेट करते हैं। ठीक, स्व अधिगम, इसमें मतलब कोई आपको कुछ सिखाता नहीं है, आपको खुद सीखना होता है। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप खोजबीन करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। जब सारा काम आप खुद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप स्वयं सीख रहे हैं, स्व अधिगम होता है इसमें। तो छात्र स्वयं खोज कर के माध्यम से सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स लर्न थ्रू सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैसी समस्याएं हमें मिल सकती हैं, तो हम अगर मान लीजिए एक टीचर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्लास में बच्चों को कुछ एग्जाम्पल देके चीजों को समझा सकते हैं। जैसे कि जल संकट, ठीक है, वाटर क्राइसिस के बारे में बात करें तो छात्रों से उनके मोहल्ले के पानी की बर्बादी के कारणों को ढूंढने और बचाने के उपाय सुझाने को कहना। जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप कक्षा में हैं और आप अपने छात्रों को कहते हैं, जो भी छात्र आपसे पढ़ रहे हैं उनसे आप बोलते हैं कि बेटा आपको क्या करना है कि आपके मोहल्ले में जो पानी का वेस्टेज हो रहा है, जो मतलब वाटर का वेस्टेज हो रहा है, उसका कारण आपको ढूंढना है और उसको कैसे बचाया जाए, जो वेस्टेज हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस पर आपको काम करना है। ठीक है, तो फिर छात्र क्या करेंगे, जाएंगे वो देखेंगे, सारा एनालिसिस करेंगे, करने के बाद फिर फाइनली उसका रिजल्ट या रिपोर्ट आपको सौंप देंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन, जो वेस्टेज वगैरह है उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि स्कूल में उत्पन्न होने वाले कचरे को कम करने और उसका पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकल करने की योजना कैसे बनाई जाए, इस पर आपको काम करना है। तो इस तरह से हम बच्चों को एग्जाम्पल देके बोल सकते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है। मतलब ये क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम है जैसे वाटर क्राइसिस, ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। वेस्ट मैनेजमेंट ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो इन सब पे क्या करना है, हम बच्चों को देके और इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इससे इसका एडवांटेज और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो एडवांटेज और मतलब जो इसके लाभ और जो सीमाएं हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समझ स्थायी होती है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम रिसर्च करते हैं तो हम चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं होती। नो नीड फॉर रूट मेमोराइजेशन एज अंडरस्टैंडिंग इज परमानेंट, मतलब यहाँ पे याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो समझ होती है वो हमारी स्थायी होती है।
छात्रों में जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना आती है। जब हम प्रॉब्लम देते हैं बच्चों को तो उसको सॉल्व करने के लिए, तो उनमें क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भैया हमको ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उस पर काम करते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें समय लगता है, डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो आप उसको पहले तो खोजेंगे कि प्रॉब्लम का की मूल जड़ क्या है, मूल जड़ तक पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, फिर आप उसको वहां पे समाधान लागू करेंगे। तो ये इस प्रक्रिया में काफी टाइम लगता है, तो ये क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें सामान्य व्याख्यान विधि से अधिक समय लगता है। संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको कुछ संसाधन की जरूरत होगी। ठीक है, इसके लिए संदर्भ सामग्री और प्रयोगशाला की जरूरत होगी। तो जहाँ पे आप रिसर्च वगैरह करेंगे तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, आगे विद्यार्थी और शिक्षक की भूमिका के बारे में बात करें तो समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी और शिक्षक की क्या भूमिका है किसी समस्या को समाधान करने के लिए, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, शिक्षक सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिक्षक की क्या भूमिका होगी इसके बारे में देखते हैं। तो शिक्षक एक सुविधादाता मतलब फैसिलिटेटर और पथ प्रदर्शक गाइड होता है। वह समस्या देता है लेकिन हल छात्रों को ही निकालने के लिए देता है। द टीचर इज फैसिलिटेटर एंड गाइड द प्रोवाइड द प्रॉब्लम बट लेट द स्टूडेंट्स फाइंड द सॉल्यूशन। विद्यार्थी क्या काम करते हैं, क्या भूमिका होती है, तो विद्यार्थी एक खोजकर्ता होता है, उसे आलोचनात्मक सोच और टीम वर्क का प्रदर्शन करना होता है। मतलब जो छात्र होते हैं उनमें उनमें एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होती है, और एक्सप्लोर करना होता है जो भी समस्याएं दी गई हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षक और विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। ठीक है, आगे इसका फ्लो चार्ट दिया गया है, फ्लो चार्ट आपको बनाना हो तो बनाइएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे आपको काम करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको समस्या समाधान चक्र के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समस्या समाधान का चक्र क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, आपको प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम, फिर जब आपको प्रॉब्लम मिल गया तो उस पर आप क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, थिंकिंग करेंगे। थिंकिंग करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करने के बाद उसका क्या खोजेंगे, समाधान खोजेंगे। और जब आप इतना सारा काम कर लेते हैं तो आपको एक नया ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब जब आप इतना वर्क कर लेंगे तो आपको एक न्यू नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चार्ट बना के दिखा सकते हैं एग्जाम में, जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि समस्या को सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ये मेनली क्या है, स्टेप ही है आपका, क्योंकि इसमें जब हम प्रॉब्लम देते हैं तो प्रॉब्लम के देने के बाद फिर मान लीजिए छात्रों को दिए, तो छात्र क्या करते हैं, उस पर थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करने के बाद फिर अनुसंधान रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद समाधान खोजते हैं, और फिर जब समाधान मिल जाता है तो हमें हमने जितना भी काम किया है उस समस्या को हल करने के लिए, वो हमें एक नए ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है। अब आगे इसका निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम यही देखते हैं कि समस्या समाधान विधि पर्यावरण शिक्षा में केवल ज्ञान देने का काम नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, छात्रों को समस्या पैदा करने वाले की बजाय समाधान देने वाला बनाती है। ठीक है, the problem solving method is environmental education does not just give knowledge, it turns student into problem solver instead of problem creator। मतलब छात्र यहाँ पे problem creator ना बन के problem solver बनते हैं। इस तरह से हमने इसका निष्कर्ष देखा। अब अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में इस विधि के अलावा किसी दूसरी विधि की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेगा या पूछेगा, तो आपको किस तरह से लिखना है वो आप समझ गए। इसका नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वहां से आप इसको अपना एक खुद का नोट्स बना लीजिएगा या इसी को आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद दूसरा कोई मेथड आपको दिया जाएगा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सामने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।